हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 2 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइज, आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स अपन कवर करने वाले हैं वो ये हैं पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के। एंड अगर आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है कि यहां पर मैं जो आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के लेक्चर्स प्रोवाइड कराता हूं उनको आपको रेगुलरली देखना है और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका 100% गारंटीड सिलेक्शन होगा एग्जाम में और आपको कहीं से भी करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यहां पे एक तो हम लोग सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, राइट। और सेकेंडली जो भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाता हूं उन्हीं से रिलेटेड सिविल सर्विसेज में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रूफ्स वाले वीडियो हैं, आप बकायदा वीडियोस को देखिए। मैंने जो अपने स्टूडेंट्स को पिछले एक साल में पढ़ाया था उन्हीं से रिलेटेड यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 में क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अगर स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करें तो यूपीपीसीएस 2020 में भी मैंने जो एक साल में पूरी चीजें कवर कराई थी उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो इसका बकायदा प्रूफ मैंने दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन पर, प्रूफ वीडियो आप जाकर देख सकते हैं और आप रेगुलरली फिर फॉलो कीजिए। 100% गारंटी आपका सिलेक्शन होगा, राइट। बट शर्त सिर्फ इतनी है, मेहनत आपको करनी है, राइट। मैं यहां पर पूरे इंस्ट्रक्शंस दूंगा, पूरी चीज आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बट पढ़ते चलिए, मेहनत करते चलिए और सिलेक्शन आपका 100% होगा। और मंथली पीडीएफ पेड पैकेज की भी फैसिलिटी यहां पर अवेलेबल है, जिसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। यहां पर आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, इस पैकेज के अंदर आपको नोट्स मिलते हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन प्रोवाइड किया जाता है, पीडीएफ का रिवीजन के लिए आपको मंथली मैगजीन मिलती है। और इतना ही नहीं, सिर्फ मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की फीस में मैं आपको मिनिमम 150 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराता हूं, जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस्ड होते हैं, जो कि आपकी प्रैक्टिस पर्पज के लिए होते हैं। तो इतना सब कुछ सिर्फ मिनिमम 100 रुपीज में। इसको कैसे ज्वाइन करना है इस पेड पैकेज को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर पूरी डिटेल दी हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको सैंपल देखना है कि कैसे पीडीएफ कैसा मटेरियल आपको मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर सैंपल वीडियो भी है, आप देख लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, एनसीईआरटी पेड पैकेज अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। ये आपके 2021 सिविल सर्विसेज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पैकेज, तो उसके बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी वीडियो में। फेसबुक पर अगर आप हैं तो मेरे नाम को सर्च करके मुझे ऐड कर सकते हैं और ये मेरा नंबर है 9713282838। याद रखिएगा, कॉल मत कीजिएगा, कॉल अटेंड नहीं किए जाएंगे। आप मुझे एसएमएस कीजिए या फिर टेलीग्राम आप मुझे कीजिए, विद इन 24 आवर्स मेरा रिप्लाई आपके पास आ जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो, चाहे पेड पैकेज से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड, आप मुझे क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा, राइट, विद इन 24 आवर्स। और टेलीग्राम पर अगर आप हैं तो ये अपना चैनल भी है टेलीग्राम का, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल और ग्रुप की दोनों की लिंक दी हुई है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आपका समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू करते हैं। एंड पेपर 1 से रिलेटेड जो पहली न्यूज आज हम लोग को देखने को मिल रही है, देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि माउंट इली लेवोटोलोग जो है वो कहां पर है, कहां पर लोकेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये माउंटेन है, ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है, वॉल्केनो है ये कहां पर लोकेटेड है, तो ये ईस्टर्न इंडोनेशिया पर लोकेटेड है। अभी रिसेंटली विस्फोट हुआ है इसका, ज्वालामुखी का इरप्शन हम लोग को देखने को मिला है, दैट्स वाई ये टॉपिक न्यूज में था। तो याद रखना, ईस्टर्न इंडोनेशिया में ये माउंट इली लेवोटोलोग हम लोग को देखने को मिलता है। 5423 मीटर्स का माउंटेन है, 17,790 फुट का माउंटेन है। और अभी रिसेंटली ही इंडोनेशिया में 3 वॉल्केनो इरप्ट हुए हैं, जिनमें से एक ये हम लोग को नजर आ रहा है। इसके अलावा 2 और जो वॉल्केनोज हैं जिसका भी करंटली जो इरप्शन देखने को मिला है वो जावा आइलैंड इंडोनेशिया के अंदर मेरापी है और सुमत्रा आइलैंड इंडोनेशिया में सीनाबंग है। तो याद रखना, सीनाबंग, मेरापी और ये माउंट इली लेवोटोक, तो ये जो वॉल्केनो है ये इंडोनेशिया के हैं। ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। और पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ एक ही टॉपिक था आज, अब अपन पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप जो है वो आज की रेट में लगातार हम लोग को खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और वजह अब सामने आ चुकी है चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप के और भी ज्यादा खराब होने की, राइट। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि ईस्टर्न लद्दाख में भी कुछ समय पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बॉर्डर टेंशन हम लोग को देखने को मिली थी। दोनों कंट्रीज के जो ट्रूप्स हैं, सोल्जर्स जो है वो आमने सामने खड़े हो गए थे, स्टैंड ऑफ हम लोग को देखने को मिला था काफी लंबे समय का, राइट। तो थोड़ी शांति हुई, बट उसके बाद फिर से चाइना की कुछ इस प्रकार के प्लान्स, पॉलिसीज आ रही हैं, जिसको देखते हुए यही लग रहा है कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस है वो लगातार अब खराब होते हुए ही नजर आएंगे। चाइना का अभी एक नया प्लान सामने आया है कि चाइना ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक मेजर डैम कंस्ट्रक्ट करने वाला है। इसकी जो योजना है ये हाइड्रो पावर डैम को कंस्ट्रक्ट करने की हम लोग को नजर आ रही है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट करेगा
और इसका ये प्रपोजल जो है इसके 14 5 ईयर प्लान में नजर आया, जिसको ये अगले साल से शुरू करने वाला है। इसका 14 5 ईयर का प्लान है। जो चीज सामने आई तो उसमें ये वाली चीज भी मेंशन थी कि ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक हाइड्रो पावर डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट करने वाला है। तो इसको लेकर क्या चिंताएं हैं तो इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। प्लस इस टॉपिक को देखने के बाद, इस डैम वाले टॉपिक को देखने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ फैक्ट्स भी जानेंगे जिनसे रिलेटेड आपसे डायरेक्टली सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखिए गाइस, इंडिया और बांग्लादेश ये दोनों ही कंट्री जो है वो चाइना के इस प्लान को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं। चिंता होने की बात यही है कि ऑब्वियस ही बात है कि कहीं पर भी, जैसे इमेजिन करो कि कहीं पर एक नदी जो है वो बह रही है, उस नदी के बीच में अगर आप एक बैरियर लगा दोगे, बैरियर इन द सेंस डैम बना दोगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि नदी का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। और फ्लो कम होगा, प्लस जो भी कंट्री इस प्रकार का डैम बना रही है या फिर जो भी डैम बना रहा है, तो उसके हाथ में पूरा कंट्रोल होगा पानी के बहाव को मेंटेन करने का। पूरा कंट्रोल होगा कि वो जितना चाहे उतना पानी के बहाव को मेंटेन कर सकता है, मैनेज कर सकता है। क्योंकि डैम जो बनते हैं वो रोकते हैं पानी को, राइट। डैम जो है वो पानी को रोकते हैं, पानी के लिए एक बैरियर बनते हैं। और अब उस स्थिति को इमेजिन करो कि इससे कितना खतरा हो सकता है। तो इससे यह भी खतरा हो सकता है कि चाइना एकदम से अगर फ्लो बढ़ा देगा नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का, यानी कि अपने डैम के पूरे गेट्स वगैरह ओपन कर देगा, फ्लो बढ़ा देगा, तो नीचे जो नदी का पानी जो बहता हुआ था, अगर आप ब्रह्मपुत्र नदी को जो है वो अगर गौर से देखें, यहां से नदी हम लोग को आती हुई नजर आ रही है, तो इसने अगर डैम कंस्ट्रक्ट किया और उसके बाद नदी का फ्लो जो है इसने अगर रिड्यूस करा और एकदम से छोड़ दिया नदी के बहाव को, तो ऑब्वियस ही बात है, आप जानते हैं कि ये नदी का पानी जो है जब वो एकदम तेजी से आएगा, हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एंटर होगा या फिर बांग्लादेश में एंटर होगा, तब उस समय ये बाढ़ की स्थिति एकदम से क्रिएट कर देगा। तो ये चाइना कहीं ना कहीं इस प्रकार की भी हरकत कर सकता है इस डैम को बनने के बाद। दूसरी चीज, चाइना जो है वो पानी को डाइवर्ट कर सकता है, राइट। कि हमारी कंट्री में जो पानी आता है, आप जानते हैं कि पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। और अगर वो पानी को रोक देगा तो लाखों लोग जो कि इस पानी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनकी लाइवलीहुड को जो है वो नुकसान पहुंच सकता है, राइट। तो ये वाली चीज है। तो ये जो कंसर्न, ये जो चिंताएं हैं, दोनों ही इंडिया और बांग्लादेश दोनों की ही नजर आ रही है चाइना के इस प्लान को देखते हुए, राइट। इसके अलावा इंडिया की और क्या चिंताएं हम लोग को देखने को मिल रही है। एक तो देखो, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर कोई भी बाइलेटरल या मल्टीलेटरल ट्रीटी जो है वो, एग्रीमेंट जो है वो अभी तक नहीं हुआ है, राइट। उसके बावजूद चाइना जो है वो इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, यानी कि इलीगल ही कहा जाएगा इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन को। साथ ही साथ चाइना मानता है कि इस प्रकार की जब ये डैम बिल्ड कर देगा ब्रह्मपुत्र के ऊपर, तो उसके लिए आसानी हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश के एरिया के ऊपर क्लेम करने पर। आप जानते हैं गाइस, ऑलरेडी कई बार चाइना ने यह दावा किया हुआ है कि हमारी कंट्री का जो नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र है वो चाइना का है, राइट। तो चाइना का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट हमारी कंट्री के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पर रहता है। और आप जानते हैं कि चाइना की जो पॉलिसी है वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। चाइना कब्जा करने के ऊपर काम करता है। इसका एक अच्छा एग्जांपल आपको ऑलरेडी पता होगा कि साउथ चाइना सी का जो पूरा इशू है, पूरा जो मुद्दा है, वहां पर मौजूदा जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं वो परेशान है चाइना से, क्योंकि चाइना क्लेम करता है कि साउथ चाइना सी जो है, जिसका नाम चाइना के ऊपर ही पड़ा है, तो वो पूरा समुद्र जो है वो चाइना का है, उस पर पूरा कंट्रोल जो है वो चाइना का है। तो चाइना इस प्रकार से जो है वो अपनी एरिया को, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करता है, राइट। जैसे कि आप जानते हैं लद्दाख के एरिया पे, तो वो भी क्लेम करता है लद्दाख का एरिया उसका है, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र पर ये क्लेम करता है। तो इसीलिए ये जब डैम बनेगा तो ये अपने क्लेम को जो है वो साबित कर सकेगा कुछ सालों के बाद, राइट, कि ये डैम जो है वो हमारा है। इसलिए क्योंकि जैसे वो साउथ चाइना सी का बोलता है कि साउथ चाइना सी नाम जो है वो चाइना के ऊपर रखा गया, इसलिए पूरा जो समुद्र है, पूरी जो सी है वो चाइना की है। तो वैसे ही ये जब डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट कर देगा ब्रह्मपुत्र के ऊपर, तो फिर वो हमारे जो अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है उसके ऊपर भी क्लेम जो है वो कर सकेगा। तो ये वाली चीज है। इंडिया का मानना यह है कि चाइना का ये वाला जो प्रोजेक्ट है, जो कि टिबेटियन प्लेटू के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये नदी के बहाव को कम कर सकता है, राइट। क्योंकि जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, चाइना के हाथ में इस डैम को बनाने के बाद पूरा कंट्रोल होगा नदी के बहाव को कम करने के ऊपर या बढ़ाने के ऊपर। कम करेगा तो भी नुकसान है, एकदम से छोड़ देगा तो भी नुकसान है, क्योंकि बाढ़ आ जाएगी। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा डैम्स, कैनाल्स, इरिगेशन सिस्टम जो है गाइस, ये जो पानी के जो हम लोग को देखने को मिलते हैं पूरा सिस्टम, तो ये रिवर को एक पॉलिटिकल वेपन के तौर पर भी यूज किया जा सकेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि नदी के ऊपर मुद्दे हम लोग को देखने को मिलते हैं। बाहर दूसरी कंट्री में क्या देखना, हमारी कंट्री के अंदर ही आप देखो कि नदी के ऊपर बेस कितनी सारी स्टेट्स के बीच में मुद्दे हम लोग को नजर आते हैं। जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए किन किन को पता है कि हमारी कंट्री में नदी के ऊपर बेस्ड कौन सी राज्यों के कौन से स्टेट्स के मुद्दे हैं और कौन सी नदी है जिसके मुद्दे नजर आते हैं। वाटर शेयरिंग के मुद्दे होते हैं ना, रिवर वाटर शेयरिंग के जो हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो वही सब चीजें हैं। तो जब नेशनली ये सब मुद्दे हम लोग को पानी को लेकर देखने को मिलते हैं, तो इंटरनेशनली भी डेफिनेटली होंगे ही होंगे,
राइट। तो इस प्रकार की चीज है। इसके अलावा हाइड्रोलॉजिकल डेटा को जब डिनाई किया जाएगा और एकदम से रिवर के फ्लो को जब बढ़ा दिया जाएगा तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। यानी कि अगर चाइना मना करेगा, यानी कि बताएगा नहीं कि कितना फ्लो है नदी का, राइट, उसकी इंफॉर्मेशन अगर नहीं प्रोवाइड कराएगा, और आप ऑलरेडी जानते हैं कि चाइना बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपा के रखता है, राइट, तो वो हर चीज को जो है वो स्ट्रेटेजिकली प्ले करने की कोशिश करता है। तो अगर इस प्रकार की अगर एक्टिविटी चाइना की तरफ से होगी तो ये बहुत बड़ा खतरा जो है वो हो सकता है। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। साथ ही साथ चाइना ने यह भी विचार किया हुआ है, हालांकि इसने पब्लिकली ओपन नहीं किया, बट इस चीज पर भी चाइना का विचार है कि चाइना जो है वो पूरी नदी के फ्लो को जो है वो ऊपर नॉर्थवर्ड्स की तरफ ले जाएगा। जो नदी का फ्लो जो नीचे की तरफ आ रहा है, इसको ये चेंज करके शिफ्ट करके ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो ये वाली चीज भी है। तो इससे हमारे पास नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का पानी नहीं आ पाएगा इन फ्यूचर। तो ऐसी भी कुछ प्लानिंग चाइना की तरफ से चल रही है, जो कि इंटेलिजेंस के थ्रू जो है वो पता लगी है। तो ये कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो कि इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराती है। साथ ही साथ ये जो डाइवर्जन है ब्रह्मपुत्र नदी का, इसको चाइना पब्लिकली डिस्कस नहीं करता है। वो इसलिए डिस्कस नहीं करता क्योंकि उसके पीछे वजह है, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश को पानी नहीं मिल पाएगा। या तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो एकदम फ्लड आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा इसके डाइवर्ट करने के कारण, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली वहां पर रह रहे जो लोग हैं उनको भारी नुकसान होने वाला है। ना ही रह रहे लोगों को, बल्कि वहां की जमीन को, क्योंकि पानी जो होता है वो जमीन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हम लोग को देखने को मिलती है, जो भी ग्रीनरी हम लोग को देखने को मिलती है, अगर पानी नहीं होगा तो कहां से हो पाएगी, राइट। तो बहुत बड़ी स्थिति जो है वो खराब हो जाएगी अगर चाइना का ये वाला प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये कुछ चिंताएं हैं जिनके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। और आपका क्या ओपिनियन है चाइना के इस प्लान को लेकर कि कितना खतरनाक हो सकता है चाइना का ये प्लान, या कि नहीं हो सकता, या किस प्रकार से इंडिया चाइना के साथ इस प्लान को लेकर डील करे, तो उसके सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा, राइट। इसके अलावा अपन थोड़ी सी बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, कि ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो अच्छे से आप लोग को पता लग सकें। अब गाइस मैं चाहूंगा कि आप एक पेन और पेपर लेकर बैठिए और जो भी मैं आपको चीजें बताता जा रहा हूं वो नोट डाउन करते हुए चलिए। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में उसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो नोट्स बनाइएगा जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूं। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की यहां पर बात हो रही है, राइट। तो उसको डिटेल में पूरा अपन डिस्कस करेंगे, जिससे रिलेटेड सिविल सर्विसेज में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम टोटल 3848 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे दुनिया भर में। इसको किस किस नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर सिविल सर्विसेज पूछती है। तो यारलंग सेंगपो नदी के नाम से ये तिब्बत में जानी जाती है, तो इसका नाम एक यारलंग सेंगपो नदी भी है। और ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, लोहित के नाम से, सियांग या दिहांग के नाम से ये इंडिया में जानी जाती है। बांग्लादेश के अंदर ये जमुना के नाम से जानी जाती है, राइट। तो ये वाली चीज भी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इवन पद्मा भी इसका नाम है, मेघना भी इसका नाम हम लोग को नजर आता है। पद्मा जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का संगम होता है तो वो पद्मा के नाम से फिर जानी जाती है बांग्लादेश के अंदर। फिर उसके बाद फिर मेघना के नाम से, थोड़ा और ये नीचे आती है तो मेघना के नाम से जानी जाती है। फिर फर्दर ये जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ये ओरिजिनेट कहां से होती है, तो लेक मानसर ओवर से ये ओरिजिनेट होती है। अब किस ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है, तो अलग अलग नाम जो है वो ग्लेशियर्स के लिखे हुए हैं। एक आंगसी ग्लेशियर भी कई जगह पर नाम लिखा हुआ है इसका, और एक नाम जो इसका लिखा हुआ है वो है चैमयुंगदुंग ग्लेशियर, चैमयुंगदुंग ग्लेशियर। तो ये वाली चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया आंगसी ग्लेशियर, तो इस नाम से भी जो है ये हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए। आगे की बात करें इसकी, तो रिवर कोर्स हम लोग को क्या देखने को मिलता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का, तो ओरिजिनेट ये हिमालय से होती है, वो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताई दिया है। फिर ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, ईस्टवर्ड फ्लो करती है ये तिब्बत में, और साउथ वेस्ट ये फ्लो करती है इंडिया के अंदर, और ट्रैवल करती है ये अबाउट 2900 किलोमीटर, राइट। और उसमें से 1700 किलोमीटर जो है वो तिब्बत के अंदर है, 900 किलोमीटर जो है वो इंडिया के अंदर, और 300 किलोमीटर ये बांग्लादेश के अंदर हम लोग को नजर आती है, देखने को मिलती है। और आपका एक सवाल उठना चाहिए कि सर अभी आपने थोड़ी देर पहले ऊपर बोला था कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम 3848 किलोमीटर का है, और अभी आप बोल रहे हो 2900 किलोमीटर के लगभग ये नजर आ रही है। तो गाइस एक अपडेट आप रखो, ये द हिंदू में आया था 2016 में, अपन को देखने को मिला था। इसको मैं आपको रीडर्स मोड पे दिखाता हूं। देखो, चाइना ने ब्रह्मपुत्र नदी और इंडस नदी का मैप किया, और चाइना के जो साइंटिस्ट हैं उनकी लेटेस्ट स्टडी के थ्रू यही चीज पता लगी है कि ये जो रिवर की जो लेंथ है, ब्रह्मपुत्र नदी की जो लेंथ है वो 3848 किलोमीटर की है। पहले जो स्टडी सामने आई थी उसमें एस्टिमेट किया गया था कि 2900 से लेकर
3350 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, बट अभी इस स्टडी के थ्रू पता लग रहा है कि 3848 किलोमीटर की ब्रह्मपुत्र नदी की लेंथ है। तो ये वाली चीज भी आप लोग को इसके बारे में पता होनी चाहिए, राइट। तो इसलिए मैंने आपको दोनों तीनों जो बताया चीजें, तो वो बकायदा वैलिड सोर्सेज के थ्रू बताया कि ये सब आइडिया होना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग ये सब सोर्सेज पे देखते नहीं है, जो पुरानी जो स्टडी है उसी के आधार पर करते रहते हैं। बट अगर 3848 लिखा है तो भी आप मेंशन कीजिएगा, क्योंकि अभी 2016 में ही ये चीज जो है वो सामने आई थी, राइट। तो इसके बारे में भी आपको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और काफी सारी ट्रिब्यूटरीज जो है वो इसको ज्वाइन करती हैं, हम लोग को देखने को मिलती है, और काफी सारी ग्लेशियर्स का पानी जो है वो उसमें हम लोग को नजर आता है ब्रह्मपुत्र नदी में। और ईस्टवर्ड की तरफ जाती है, नियरली 1200 किलोमीटर जो है वो ड्राई और फ्लैट रीजन जो सदर्न तिब्बत का है वहां पर ये बहती है, राइट। और उस समय इसको सैंगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में, जिसका मतलब होता है प्यूरीफायर, द प्यूरीफायर। और रैंगो ज़ेंगपो जो है वो मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इस नदी की तिब्बत के अंदर। और नमचा बरवा जो जिसकी हाइट हम लोग को 7755 मीटर्स की देखने को मिलती है, तो सेंट्रल हिमालयस के पास ही हम लोग को नजर आता है, तो वहीं पर ही एक डीप गॉर्ज बनाती है। देखो इस फिगर को देखो आप, ये इस तरीके से रिवर जो है वो जब बनती है, स्ट्रक्चर क्रिएट करती है एक रॉक का, तो उसको जो है वो डीप गॉर्ज जो है वो कहा जाता है। रिवर का जो फ्लोर है वो उसको इस तरीके से बनाती है, जैसा ये आपको इधर फिगर में, डायग्राम में जो है वो दिखाई दे रहा है, तो उसको डीप गॉर्ज जो है वो कहा जाता है, राइट। तो इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और जब ये रिवर जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करती है, तो उस समय सियांग और दिहांग के नाम से ये हम लोग को नजर आती है। और फिर ये इंडिया में सदिया के वेस्ट, यानी कि सदिया एक टाउन हम लोग को अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है, तो उसके जब वेस्ट साइड पर ये फ्लो करती है, तो उसके बाद से फिर इसका नाम जो है वो ब्रह्मपुत्र जो है वो पड़ जाता है। और साउथ वेस्ट की तरफ जब ये मूव करती रहती है, तो इसमें मेन लेफ्ट बैंक इसकी ट्रिब्यूटरी जो हम लोग को नजर आती है वो दिबांग या फिर सिकांग और लोहित हम लोग को नजर आती है। और फिर जब ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करती है जिस जगह से, तो उस जगह पर इसका नाम जो है वो सियांग और दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर अरुणाचल प्रदेश के जो सदिया टाउन है उसके वेस्ट साइड पर जब ये मूव करती है, फ्लो करती है, तो उसके बाद से फिर इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसकी कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक की इसकी ट्रिब्यूटरीज हम लोग को नजर आ रही है। जियाधल, सुबनसिरी, सियांग और कामेंग, राइट, धनसिरी, और फिर पूथीमरी, पगलादिया, मनस और चंपामती, सरल भांगा, AIE, संकोश, तो ये सब इसकी हम लोग को नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज देखने को मिल रही है। साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, नोआ दिहिंग, बुरी दिहिंग, दिबांग, दिखौ, धनसिरी, कोपिली, दिगारू, दूधनाई, कृष्णाई। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है इस पर्टिकुलर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से रिलेटेड, जिसकी एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए थी। अब बात करेंगे GITA गीता के बारे में, ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस के बारे में। देखो पूरे दुनिया भर में अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स जो टेक्नोलॉजी की फील्ड से बिलोंग करते हैं, उनका ये अलायंस हम लोग को देखने को मिलता है। और ये अलायंस जो है वो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। ये बेसिकली एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जिसके तहत इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को इंकरेज किया जाता है, प्रमोट किया जाता है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सोल्यूशन में, राइट। यहां पर जो टेक्नोलॉजी गैप जो हम लोग को नजर आते हैं उसको बेसिकली आइडेंटिफाई किया जाता है, मैप किया जाता है, राइट। और जो भी टेक्नोलॉजीज ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसको एक्सपर्ट्स इवैल्यूएशन प्रोवाइड किया जाता है। काफी सारे ऐसे टेक्नो स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप हम लोग को देखने को मिलती है, तो उनको मौका मिलता है यहाँ पर इवन कि जैसे कि जो भी पर्टिकुलर इंडियन इकोनॉमी के लिए जो टेक्नोलॉजी बेहतर हो, बेस्ट हो, तो मौका मिलता है कोलैबोरेशन का, राइट, इंडियन गवर्नमेंट के साथ, इंडियन डिपार्टमेंट्स के साथ, राइट, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ। इवन सॉफ्ट फंडिंग वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए, एक्विजिशन के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए। तो ये एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जो कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करता है आईटी की फील्ड में या फिर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की फील्ड में, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट स्कीम एड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी है। ये प्रमोट की जाती है ज्वाइंटली टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। तो ये चीज है जिसके बारे में बस आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब गाइस यहां पर बात हो रही है वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। तो देखो ये एक ग्रुप है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर, ये ग्रुप हम लोग को नजर आ रहा है। तो पहले आप लोग को समझना जरूरी है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है, बट बिफोर दैट एंटी माइक्रोबियल्स होते क्या है पहले ये जानो। तो ये है आपके सामने एक चार्ट जिसमें आप देखिए एंटी माइक्रोबियल्स के अंदर आते हैं एंटीबायोटिक्स, एंटी बैक्टीरियल्स, एंटीवायरल्स, एंटी पैरासिटिक एजेंट्स, एंटी फंगल्स। तो आप ये पूरी चीज बाई चांस आपको पता भी ना हो, बट एक चीज तो आपको डेफिनेटली 100% पता होगी, वो है एंटीबायोटिक्स।
तो आप जानते हैं कि हमें जब भी कोई परेशानी होती है बॉडी वगैरह में, जब हमें लगता है कि जैसे कि पेट वगैरह दर्द हो रहा है, तो एंटीबायोटिक्स खा ली ठीक हो जाता है, क्योंकि पेट के अंदर जो वायरस है, बैक्टीरिया है, वो मर जाते हैं उससे, है ना, एंटीबायोटिक्स खाने से। बट क्या हो रहा है कि आज की डेट में ऑल ओवर द वर्ल्ड स्थिति जो है वो इस प्रकार से खराब होती हुई नजर आ रही है कि लोगों के बीच में एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का? देखो, एक ऐसी स्टेट आती है इंसान की लाइफ में, या मतलब इंसान एक ऐसी स्टेट बना लेते हैं जिसके चलते जब वो दवाई खाते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर वो दवाई असर नहीं करती है। तो इसी को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। बट ऐसा क्या होता है जिसके कारण से वो दवाई असर नहीं करती? तो उस चीज को आप समझो, उस कॉन्सेप्ट को आप समझो। तो देखिए गाइस, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक लड़का है, एक आदमी है, उसको बहुत बहुत पेट दर्द हो रहा है, ठीक है। अब वो गया पहली बार हॉस्पिटल, डॉक्टर से मिला कि यार मुझे पेट दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने उसको एक दवाई लिख दी और कहा कि सुबह शाम दोपहर जो है ये दवाई जो है, मतलब सुबह दोपहर रात में ये दवाई जो है वो दिन में 3 बार खा लेना, ठीक है। तो ऐसा बोल के उसने कर दिया और 3 दिन का डोज दिया। अब 2 दिन के बाद उसका पेट दर्द खत्म हो गया। उस बंदे ने क्या किया, वो डॉक्टर का तीसरा डोज जो है वो स्किप कर दिया। उसने बोला अब तो पेट दर्द हो गया है, मतलब ठीक, अब क्या करना। फिर ऐसे ही हुआ, एक आधी महीने के बाद जब उसको फिर से पेट दर्द होना शुरू हुआ तो वो कुछ नहीं किया, उसने डायरेक्ट गया मेडिकल से जाकर उसने वो दवाई परचेज करी और खाना शुरू कर दी। फिर इस बार भी 2 दिन में उसका पेट दर्द ठीक हो गया, उसने तीसरा डोज नहीं लिया। फिर क्या हुआ, अब अगली बार जब उसका पेट दर्द होता है तो वो फिर से वही काम करता है, वो जाता है मेडिकल, दवाई लेकर खुद ब खुद खा लेता है बिना प्रॉपर डोज लिए। तो इस बार उसका 3 दवाई में भी उसका पेट दर्द सही नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ, उसकी बॉडी जो है वो रेजिस्ट कर गई, उसकी बॉडी में अब वो एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रही हैं, एंटी माइक्रोब्स उसकी बॉडी में काम नहीं कर रही हैं, राइट। क्योंकि उसने पूरी तरह से उस बैक्टीरिया को मारा नहीं जड़ से, प्रॉपर डोज नहीं लिया, डॉक्टर की प्रॉपर एडवाइस नहीं ली। तो एक ऐसी ही, यानी कि इस प्रकार की एक्टिविटी जब लोग करते हैं, राइट, इस प्रकार की इग्नोरेंस जब वो करते हैं, प्रॉपर डॉक्टर जो ट्रीटमेंट लिखते हैं उसको प्रॉपर डोजेस फॉलो नहीं करते, तब उनकी बॉडी में ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है। और हमारे इंडिया के अंदर ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे इंडिया में हर घर में, हर दूसरे घर में ये डॉक्टर आपको नजर आते हैं, घरेलू डॉक्टर, जो कि खुद ब खुद दवाई बता देते हैं कि ये दवाई खा लेना ठीक हो जाएगा। बट दवाइयों के प्रॉपर डोज होते हैं। अब डॉक्टर को मजा थोड़ा, तो डॉक्टर क्यों डोज लिखते हैं, राइट। डॉक्टर को तो कुछ जा नहीं रहा है आपको, फिर भी डॉक्टर क्यों बोलते हैं कि इस दवाई को आपको 3 दिन खाना है, 3 दिन का ये आपका डोज है। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है और लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, और इसी कारण से उनकी बॉडी में एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होने लगता है। तो यही एक मेन वजह है जिसके कारण एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, कि लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से अवेयर नहीं है एंटीबायोटिक्स को लेकर। और ज्यादा देखो, किसी भी चीज, कोई भी चीज जब बॉडी में ज्यादा डालोगे तो एक टाइम के बाद बॉडी हैबिचुअल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत इजी कॉमन एग्जांपल बताता हूं मैं, आप और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। जैसे गाइस ऑल आउट है, हम लोग अपने घर में ऑल आउट लगाते हैं मच्छर को भगाने के लिए। बट आज की डेट में क्या हो रहा है, कई बार हम लोग देख रहे हैं कई सारी जगह पे मच्छर उस ऑल आउट के उसके ऊपर ही आके बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि एक अब उसकी जो जनरेशन है वो इस प्रकार से स्ट्रांग हो गई है, डेवलप हो गई है, कि अब उनको इस ऑल आउट के केमिकल्स का कोई असर नहीं पड़ता, राइट। तो एक ऐसी स्टेज जहां पर इंसान की बॉडी जो है वो एंटीबायोटिक्स या एंटी माइक्रोब्स जो होते हैं, तो उसका काम करना बंद हो जाता है एक बॉडी के अंदर इंसान की, तब ये रेजिस्टेंस वाली स्थिति डेवलप हो जाती है, राइट। और ये काफी डेंजरस है। डेंजरस कैसे? जैसे एक सिचुएशन इमेजिन करो, एक इंसान का एक्सीडेंट हो गया और उसकी स्थिति जो है वो काफी गंभीर है। उसको बचाने के लिए डॉक्टर के पास एक जरिया है एंटीबायोटिक्स देना। बट अगर वो बंदा जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, यानी कि उसकी बॉडी में एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, क्योंकि उसने प्रॉपर बिना डॉक्टर की एडवाइस के दवाइयां खाई और अपनी बॉडी को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना लिया, तब क्या होगा, वो इंसान बच नहीं पाएगा। जिस समय डॉक्टर जब एंटीबायोटिक्स लिखते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, ऐसी क्रूशियल स्टेज पर जब बहुत ज्यादा उस इंसान को आवश्यकता होती है, लाइफ और डेथ का जब सिनेरियो होता है, तो उस बीच ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस बीच पर सामने वाला व्यक्ति जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगा। और इवन ये इतना भी खतरनाक है कि आने वाले समय में अगर कोई बड़े वायरस आते हैं, जैसे कि अभी जो वायरस वगैरह चल रहा है, राइट, हम लोग देख रहे हैं कोरोना वायरस जो हमें देखने को मिल रहा है, तो इस प्रकार की जब स्थिति आने वाले समय में और डेवलप होगी और लोग बाग जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते जाएंगे, तो उनको जो दवाई दी जाएगी तो उस दवाई का भी उनको असर नहीं होगा, राइट। तो ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति है जिसको रोकने के लिए, जिसको खत्म करने के लिए बेसिकली अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। उनमें से एक ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। होपफुली आपको बेसिकली जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, वो शायद क्लियर हुआ होगा। तो यही चीज है। और इस बारे में बात करें, इस वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप के बारे में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है,
तो इसको लॉन्च रिसेंटली किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के द्वारा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसमें 20 मेंबर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जहां पर हेड ऑफ स्टेट्स होंगे और करंट और फॉर्मर मिनिस्टर्स होंगे, अलग अलग कंट्रीज के लीडर्स होंगे, प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटीज के। इसको को चेयर किया जाएगा जो प्राइम मिनिस्टर हैं बारबाडोस और बांग्लादेश के, उनके द्वारा। और इसमें हेड होंगे FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, OIE यानी कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, और WHO। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो हेड है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के तौर पर इस ग्रुप में नजर आएंगे। इसको क्यों क्रिएट किया है तो उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन को प्रिजर्व करना और अवेयरनेस क्रिएट करना, जो डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज उसके हम लोग को देखने को मिलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के, तो उसके बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना। और ये ग्रुप जो है वो किस प्रकार से काम करता है, तो मॉनिटर करता है कि पूरी दुनिया भर में किस प्रकार से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का रिस्पॉन्स है, पब्लिक मोमेंटम को मेंटेन करता है, राइट, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करता है, रेगुलर रिपोर्ट्स की अपनी साइंस और एविडेंस रिलेटेड की ये बेसिकली सबमिट करता है यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स को, राइट, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर जो इनकी रिपोर्ट होती है। इसके अलावा ये इसमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस लेंस के इंक्लूजन पर काम करता है कि वहां पर इन्वेस्टमेंट हो हेल्थ, एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट, फूड और फीड प्रोडक्शन के ऊपर, राइट। तो ये चीज है। इसके अलावा मल्टी स्टेक होल्डर के एंगेजमेंट बरकरार रहे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के इशू के ऊपर, तो उस पर भी ये प्रमोशन करता रहता है, उस पर भी काम करता है। तो सिंपल सी चीज है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को ऑल ओवर द वर्ल्ड से रिड्यूस करने के लिए इस इशू को ये ग्रुप जो है वो काम करता है और उसको भी रिसेंटली लॉन्च किया गया। तो दैट्स व्हाई ये टॉपिक न्यूज में था। अब गाइस बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में। तो ये टॉपिक अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था, यहां पर 47 काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स हुई थी। इसका जो सेशन हुआ था जहां पर कुछ रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था और ये जो रेजोल्यूशन था ये जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे से रिलेटेड था। तो इसी चीज को खारिज करते हुए इंडिया ने इसकी आलोचना करी और साथ ही साथ कहा है कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का जो पूरा मुद्दा है, मामला है, वो इंडिया का इंटरनल मामला है, उस पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप ना करें। तो दैट्स वाई ये टॉपिक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का न्यूज में हम लोग को देखने को मिला है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जानते हैं, जैसे कि 1969 में इसका फाउंडेशन हुआ था। 57 कंट्रीज का ये ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा, इसमें 57 मेंबर स्टेट्स हैं। और यूनाइटेड नेशन के बाद अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इतनी ह्यूज मेंबर का है तो वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, याद रखिएगा। सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये आफ्टर यूनाइटेड नेशन। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कहता है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसकी कलेक्टिव वॉइस के आधार पर ये हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि मुस्लिम वर्ल्ड के इंटरेस्ट के लिए काम करता है। ये फोकस करता है कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है उनका इंटरेस्ट जो है वो सेफगार्ड रहे और प्रोटेक्टेड रहे, और साथ ही साथ प्रमोट करते हुए इंटरनेशनल पीस और हार्मोनी को। तो ये चीज यहां पर बताई जाती है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का परमानेंट डेलीगेशन हम लोग को यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन यूनियन में भी देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इसका जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है वो जेद्दा सऊदी अरेबिया में है। इसका महत्व इंडिया के लिए क्या है, तो बताया जा रहा है कि आज की डेट में इंटरडिपेंडेंस जो है वो इसका इकोनॉमी और एनर्जी की फील्ड में बढ़ता हुआ जा रहा है इंडिया के साथ। तो इसलिए ये इसका महत्व भी इंडिया के साथ हम लोग को नजर आता है। बट अभी जो हम लोग को बर्निंग इश्यूज जो देखने को मिले हैं वो इसी प्रकार के हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी को लेकर यहाँ पर एक रेजोल्यूशन सामने रखा गया था और जिसको खारिज करते हुए इंडिया ने इसकी आलोचना करी और कहा कि इंडिया का ये इंटरनल मैटर है। तो दैट्स वाई ये टॉपिक न्यूज में था। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 72 ये पावर देता है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को कि वो आरोपियों को सजा से मुक्त कर सकते हैं, उनकी सजा को कम कर सकते हैं। पार्डन की जो पावर होती है तो वो ये प्रोवाइड की जाती है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को। तो आप जानते हैं कि आरोपियों की सजा को माफ करना और उनकी सजा को कम करने की इस प्रकार की जो पावर्स है वो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास होती है, राइट। तो क्या ऐसे ही पावर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के पास होती है? तो हाँ, तो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट भी इस प्रकार की पावर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अभी न्यूज में देखने को मिला था। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली अपनी इसी पार्डन की पावर का इस्तेमाल किया और माइकल फ्लिन बेसिकली एक फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, राइट। तो इन्होंने FBI के सामने 2 बार झूठ बोला था, तो इनको सजा हुई थी, ये गिल्टी पाए गए थे। तो इनको जो है वो सजा से मुक्त किया अपनी इस पावर का इस्तेमाल करते हुए, पार्डन की पावर का इस्तेमाल करते हुए
यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इसलिए ये वाली चीज जो है वो सामने आ रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के पास जो पार्डन की पावर होती है वो किस प्रकार की होती है, तो उसको अपन समझते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है पार्डन का या कम्यूट सेंटेंस का, यानी कि जो भी सजा जो होती है उसको कम करने का पूरा अधिकार जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के पास भी है। बट ये जो सजा को कम करने का जो प्रोविजन है, जो ये राइट्स है जो प्रोवाइड किया गया, अधिकार प्रोवाइड किया गया, पावर प्रोवाइड की गई, शक्तियां प्रोवाइड की गई है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को, तो ये सिर्फ लिमिटेड है फेडरल क्राइम्स तक। अब सवाल ये उठता है फेडरल क्राइम्स क्या होता है। तो जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर स्टेट गवर्नमेंट होती है और फेडरल गवर्नमेंट होती है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने जो भी कानून बनाया और जिस कानून के तहत उन्होंने जिस भी इलीगल एक्ट्स को मेंशन किया, राइट, तो उसके तहत अगर किसी इंडिविजुअल को सजा होती है, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल फेडरल क्राइम के तहत जिसको सजा होती है, राइट, तो यहां पर यही चीज बताई जा रही है कि सिर्फ फेडरल क्राइम पर ही माफी जो है वो दी जा सकेगी यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के द्वारा, और स्टेट के क्राइम पर माफी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट नहीं दे सकते किसी आरोपी को, राइट, या फिर उसको सजा से मुक्त नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, इनकी जो पावर जो चलती है वो सिर्फ फेडरल क्राइम के ऊपर चलती है, स्टेट क्राइम के ऊपर इनकी पावर नहीं चलती। ये लिमिटेशन इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, बाकायदा पॉइंट में भी बताया हुआ है। आगे की बात करें, ये पावर जो है उनको बिना किसी लिमिट के ग्रांट की जाती है और उनकी पावर्स को कांग्रेस तक भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती, यानी कि वहां की जो पार्लियामेंट है यूनाइटेड स्टेट्स की, वो भी इनकी पावर को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। अनलिमिटेड पावर इनके पास है, राइट, यहां पर ये चीज देखने को मिलती है। और साथ ही साथ ये जब अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, किसी आरोपी को सजा मुक्त करते हैं या उसकी सजा को कम करते हैं, तब उस समय इनको किसी को जवाब नहीं देना होता, ये आंसरेबल नहीं होते हैं, ये डिस्क्रिशनरी पावर इनके पास होती है, इनको जवाब नहीं देना है और इनको कोई भी रीजन नहीं देना है कि इन्होंने क्यों पावर का इस्तेमाल किया। तो ये इतनी ह्यूज पावर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के पास नजर आती है, राइट। और बाकी लिमिटेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, एक कि स्टेट क्राइम के ऊपर इनकी पावर अप्लाई नहीं होती है, फेडरल क्राइम के ऊपर ही होती है सिर्फ। और साथ ही साथ जब इंपीचमेंट का केस चल रहा होता है, जब जिस समय प्रेसिडेंट को निकालने का केस चल रहा होता है, तब उस समय ये अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पार्डन पावर का, राइट। इसके अलावा आप जानते हैं कि आर्टिकल 72 जो है उसके तहत हमारे ऑनरेबल इंडियन प्रेसिडेंट को, इंडियन प्रेसिडेंट को पावर दी गई है, जिसके तहत ये एक आरोपी को जो है वो सजा मुक्त कर सकते हैं या उसकी सजा को कम कर सकते हैं। तो जो पावर है वो पार्डन का है, रिप्राइव्स का है, रेस्पाइट्स का है, रेमिशन का है पनिशमेंट के, या सस्पेंड करने का है, या रेमिट या कम्यूट का है। तो मैं चाहूंगा कि आप ये जो टर्म्स हैं इन टर्म्स को डिफाइन करें नीचे कमेंट बॉक्स पर। ये आपका भी का टास्क है, आपको इन टर्म्स को पार्डन, रिप्राइव्स, रेस्पाइट, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट, सस्पेंड, तो इनको डिफाइन करना है एक एक लाइन में बस, ठीक है। तो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट कौन सी पावर को एक्सरसाइज करते हैं, तो देखिए, कोर्ट मार्शल के तहत जिस भी इंडिविजुअल को पनिशमेंट मिली है तो उनकी पनिशमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं या मुक्त कर सकते हैं। और कोई भी ऐसा केस है, कोई भी ऐसा मैटर है जिसमें यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर हम लोग को देखने को मिलती है, तो ऐसे मैटर्स पर, ऐसे केसेस पर जो है वो पार्डन देने का अधिकार जो होता है वो प्रेसिडेंट का होता है। वो सभी केसेस जिसमें एक इंडिविजुअल को डेथ सेंटेंस मिलती है, मौत की सजा मिलती है, तो उसको भी कम करने का या फिर उसको मुक्त करने का अधिकार जो होता है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास होता है। इसके अलावा ये जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर करते हैं। अब हमने क्या डिफरेंस देखा, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर प्रेसिडेंट खुद ब खुद बिना किसी की एडवाइस लिए और वो आंसरेबल भी नहीं होते हैं कांग्रेस की तरफ, बट यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही जो पार्डन की जो पावर है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट। और इसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी प्रकार का मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं कराता है जिसके तहत हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के जो डिसीजन है उनके ऊपर क्वेश्चन उठाया जा सके। बट हाँ, एक चीज ये है कि अगर हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, तो किसी भी मनमानी को रोकने के उद्देश्य से ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है, यानी कि उनकी पावर्स के ऊपर जो एक्सरसाइज ये करते हैं, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, शक्तियां का इस्तेमाल करते हैं पार्डन के तहत, तो उस पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इसका एक स्मॉल विंडो ओपन किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में, जो केस है वो है इपुरु सुधाकर केस। तो इसमें उन्होंने बोला था कि अगर जब भी कोई एक ऐसा इशू आता है, सामने नजर आता है जिसमें ऐसा लगता है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो उनको इस चीज से रोकने के लिए जुडिशियल रिव्यू का एक स्मॉल विंडो भी ओपन किया गया है। अब बात हो रही है आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस के बारे में, ADMM प्लस के बारे में। बताया जा रहा है कि वियतनाम ने इंडिया को इनवाइट किया है इस पर्टिकुलर मीटिंग के लिए, ADMM प्लस के लिए,
ये होस्ट की जा रही है वियतनाम के द्वारा। दिसंबर 2020 में ये हम लोग को देखने को मिल रही है मीटिंग। और इस जो सेकंड ADMM जो हुई थी सिंगापुर के अंदर 2007 में, उसी समय ये कंसेप्ट लाया गया ADMM प्लस का। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आसियान और 8 डायलॉग पार्टनर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये मिलकर फोकस करते हैं। देखिए आसियान जो है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो जो साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है, क्षेत्र है, वहां पर सिक्योरिटी डिफेंस कॉपरेशन रहे, शांति बरकरार रहे, स्टेबिलिटी रहे और उस क्षेत्र पर डेवलपमेंट हो। तो इस पर बेसिकली विचार विमर्श होता है और डिस्कशन करते हैं ये, और एक प्रॉपर डिसीजन लेकर आते हैं जिसके चलते इस क्षेत्र पर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जा सके, डेवलपमेंट ग्रोथ जो है उस क्षेत्र पर हो। राइट, तो इस पर मेनली फोकस होता है। और 8 जो इनके डायलॉग पार्टनर्स हैं वो है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, यूएसए और प्लस कंट्रीज जो है वो इनको कहा जाता है कलेक्टिवली। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और 5 एरियाज जिस पर ये मेनली फोकस करते हैं, मिलकर काम करते हैं, वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री जो क्षेत्र है जो हम लोग को नजर आता है तो उस पर सिक्योरिटी बरकरार रखना, काउंटर टेररिज्म, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, पीस कीपिंग ऑपरेशन और मिलिट्री मेडिसिन। और 2013 के अंदर एक नया प्रायोरिटी एरिया भी शामिल किया गया था जो कि ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन का हम लोग को देखने को मिला था। तो सिंपल सी चीज है जिसके बारे में बस आपको एक जानकारी होनी चाहिए। बात करेंगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करेंगे, दल बदल विरोधी कानून के बारे में बात करेंगे। तो ये कानून क्या कहता है, पहले तो इजी तरीके से मैं आपको समझाता हूं, फिर इसकी थ्योरी पे चलेंगे। राइट, तो देखिए गाइस, ये आपको फोटो में क्या दिखाई दे रहा है। एक नेता दूसरे नेता को पैसे दे रहा है। राइट, ये पेटी में पैसे भरकर क्यों दे रहा है? क्योंकि इसमें 2-3 चीजें हो सकती हैं। जैसे कि ये नेता दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का है, ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी का है। ये पैसे देकर इसको अपनी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल करना चाह रहा है। क्यों शामिल करना चाह रहा है? तो हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है ये एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, इसको देखकर लोग अट्रैक्ट होते हैं, इसके लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि इसकी फॉलोइंग जो है वो काफी अच्छी है। राइट, यानी कि इसको बहुत सारे लोग वोट्स देते हैं और ये किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है। तो एक जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है वो चाह रही है कि ये जो बंदा है ये इनकी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाए, जिससे कि इनकी पॉलिटिकल पार्टी को और ज्यादा वोट मिल सके, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर है। राइट, तो जब इस प्रकार की हरकत होती है तो उस बीच क्या होता है, तो जनता के साथ विश्वासघात होता है। कैसे? जनता तो इसको फेवर कर रही है, अब जनता को थोड़ी ना पता कि ये बंदा जो है वो पैसों का लालची है, इसने चंद पैसों के लिए जो है वो अपनी जो है पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दिया और दूसरे के साथ शामिल हो गया। राइट, तो ऐसा अगर होता है, ऐसी कंडीशन जब हम लोग को देखने को मिलती है तो ये हमारी कंट्री के ग्रोथ के, डेवलपमेंट के खिलाफ होती है। राइट, तो जो जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं ना कि हमारा जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए। राइट, किसी प्रकार की अनफेयर प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, बट यही एक अनफेयर प्रैक्टिस है कि एक जो लेजिस्लेचर है जब वो पैसों का भूखा होगा तो फिर क्या हमारी कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सोचेगा? वो तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सोचेगा, जो कि उसने सोच लिया यहां पर इस प्रकार का डिसीजन लेकर, पैसा लेकर, है ना। इस चीज को समझो, ये चीज समझना जरूरी है। इसके अलावा सिर्फ एंटी डिफेक्शन लॉ सिर्फ उतने तक ही सीमित नहीं होता कि एक व्यक्ति अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहा है। इसके अलावा भी और कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ने या एक पॉलिटिकल पार्टी ने दूसरे किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को टारगेट किया, उसको पैसा खिलाया, करप्शन किया और उसको कह दिया कि जिस दिन ये फलाना बिल प्लेस किया जाएगा, टेबल पे रखा जाएगा पार्लियामेंट के, और जिस दिन इसकी वोटिंग होगी उस दिन तुम मत आना। राइट, समझ रहे हो कंडीशन को? समझ रहे हो कि एक नेता यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को टारगेट करके उनको एब्सेंट करा सकती है इस प्रकार के एक्ट में, पैसा वगैरह देकर। तो ऐसी चीज भी जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन को फेवर करती है, यानी कि ऐसी चीज भी जब होती है तब एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, और ऐसी चीज जब सामने आती है तो उस बीच एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है जो ऐसी हरकत में, ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। तो ये चीज है, इसमें सिर्फ दल बदल वाली चीज नहीं है ये, हालांकि इसका नाम जो है वो दल बदल विरोधी कानून है, बट इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जिसको समझना, जिसकी क्लियरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अपन इस पर थ्योरी को देखेंगे इसकी। होपफुली आपको एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट हो गई होगी इस टॉपिक से रिलेटेड, और ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं जिनसे रिलेटेड आपसे सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो याद रखिएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है और ये कब लाया गया था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था 1985 में। ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, जिस एक्ट के तहत 10वें शेड्यूल को इंसर्ट किया गया था, और उसी में ही हम लोग को एंटी डिफेक्शन लॉ देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ 10वें शेड्यूल से, 10th शेड्यूल से रिलेटेड है। 1985 में इसको इंसर्ट किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत।
ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके तहत एक लेजिस्लेचर जो होते हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है और उन ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया जाता है जो ग्राउंड्स जो होते हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर सेट करते हैं या प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो फिर फर्दर डिसाइड करते हैं। इसमें एक चीज ये याद रखना कि जो फाइनल डिसीजन होता है कि एक पर्टिकुलर एमपी को या एमएलए को डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना, वो फाइनल डिसीजन जो लेते हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेते हैं। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोग बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के अंदर जो स्पीकर हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, राइट। तो उनका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है कि किस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई करना या नहीं करना। और डिस्क्वालिफिकेशन की जब पूरी प्रक्रिया शुरू होती है, पूरी कार्रवाई शुरू होती है, तब कैसे शुरू होती है? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि उस हाउस का कोई दूसरा मेंबर अगर वो कंप्लेन करता है एक व्यक्ति के ऊपर, एक मतलब एमपी के ऊपर, कि ये फलाना एमपी जो है इसने पैसे लेकर इस प्रकार की घटना करी, इस प्रकार की एक्टिविटी करी, इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो वो पूरी जो कार्रवाई चलती है उसका जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा लिया जाता है। और ये जो एंटी डिफेक्शन का कानून है, ये कानून पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली दोनों में ही अप्लाई होता है, राइट। तो ये चीज याद रखिएगा। और क्या कंडीशन है जिसके तहत मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो कौन सी ऐसी कंडीशन आती है याद रखिएगा। अगर कोई मेंबर अपनी पॉलिटिकल पार्टी से खुद ब खुद अपनी इच्छा से उस पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप गिव अप कर देता है, यानी कि वो बोलता है कि मुझे इस पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं बनना, तो भी वो डिस्क्वालिफिकेशन की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा अगर जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी ने डिसीजन लिया कि इस बिल को पास नहीं कराना है या पास कराना है, अगर जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी ने डिसीजन लिया कि इस बिल को पास कराना है, और पास कराना है यानी कि वोटिंग देना है, और वोटिंग वाले दिन अगर वो मेंबर नहीं आते हैं वो वोट देने, तो भी वो डिस्क्वालिफिकेशन की कैटेगरी में आ जाएंगे, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टी के आदेश के विरुद्ध जो है वो काम कर रहे हैं, राइट। बट एक चीज इसमें यह है कि अगर वो मेंबर 15 दिन पहले ही पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो परमिशन ले लें, उन पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बता दें 15 दिन पहले ही कि मैं इस दिन नहीं आऊंगा क्योंकि मैं इस बिल को फेवर नहीं कर रहा हूं, तो फिर जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, राइट, उस मेंबर का। इसके अलावा एक कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का मतलब क्या है? आपको पता होगा कि इलेक्शन जो है वो निर्दलीय भी लड़े जाते हैं, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किए भी लड़े जाते हैं। तो ऐसा कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कि जीत गया है और उसके बाद फिर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो फिर डिस्क्वालीफाइड वो हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर जो कि एक पार्टी को 6 महीने के बाद ज्वाइन करते हैं, जब वो लेजिस्लेचर के मेंबर बनते हैं, राइट, तब उस समय भी उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जो अपन ने देखे जो कि डिस्क्वालिफिकेशन के नजर आते हैं। बट हाँ, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसी कंडीशंस है जिसके तहत डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। वो क्या कंडीशन है? जैसे 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, वो मर्ज हो रही हैं, वो एक बन रही हैं। जैसे कि 2 पॉलिटिकल पार्टी वो एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी बन रही है, राइट, दोनों मर्ज कर रही हैं आपस में, तब उस कंडीशन में मेंबर्स जो होंगे उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अगर मेंबर्स जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं भी करना चाहते तो भी उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, राइट। बट पॉलिटिकल पार्टी का मर्जर कब होता है? जब उस पॉलिटिकल पार्टी के एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स जो हैं वो मर्जर के फेवर में हो, तभी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो दूसरे के साथ मर्ज कर सकती है। और उस मर्जर में अगर जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को अगर वो मर्जर पसंद नहीं है, उसको अलग रहना है, उसको बोलना है कि नहीं मैं इस मर्जर का हिस्सा नहीं बनूंगा, तब उस समय उस मेंबर को यानी कि जो हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं तो भी उनको भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। जैसे कि मैंने भी आपको क्या बताया था, पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन के विरुद्ध अगर कोई जाते हैं तो फिर उनको जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। बट यहां पर एक मेंबर मर्जर के विरुद्ध चले गया, उन्होंने बोला कि मुझे मर्जर का हिस्सा नहीं बनना, तो वो पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन के विरुद्ध है, पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी के डिसीजन के विरुद्ध है, बट फिर भी उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। तो ये वाली चीज भी बस आप लोग को थोड़ी सी इस प्रकार से भी पता होनी चाहिए। और जो डिसीजन होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो फाइनल बताते हैं, फाइनल अपना डिसीजन देते हैं कि सामने वाला बंदा जो है वो उसको डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है। तो जो फाइनल जो डिसीजन होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का होता है। तो इनके डिसीजन को क्या कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? तो देखिए आज की डेट में हाँ, पहले जब ये कानून लाया गया था तो उस समय जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन था वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। बट इसके बाद 1992 में इस चीज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के जो डिसीजन होते हैं उनको चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में भी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास भी।
तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। बट हाँ, एक ऐसी चीज भी है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में थोड़ी देर पहले कि अगर एक हाउस के मेंबर अगर कंप्लेन करते हैं दूसरे मेंबर के खिलाफ, एंटी डिफेक्शन की कंप्लेन करते हैं, और उस बीच जब कार्रवाई चल रही होती है तो कार्रवाई के दौरान जुडिशरी हस्तक्षेप नहीं करेगी। जुडिशरी तभी सामने आएगी जब वो कार्रवाई फिनिश हो जाएगी, जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपना फाइनल डिसीजन दे देंगे, राइट, डिस्क्वालिफिकेशन का। तो ये चीज है। और कुछ रिकमेंडेशन की बात करें कि इस प्रकार के कानून के ऊपर बेस्ड किस मतलब कमिटी ने रिकमेंडेशन दिए थे, तो दिनेश गोस्वामी कमिटी का रिकमेंडेशन था। इसके अलावा लॉ कमीशन की 178th रिपोर्ट के अंदर भी इस चीज के बारे में मेंशन था, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के भी कुछ रिकमेंडेशन थे इस एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर। तो दिनेश गोस्वामी कमिटी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो सामने आई थी, तो उसमें यह चीज मेंशन थी कि डिस्क्वालिफिकेशन को लिमिट कर देना चाहिए कुछ केसेस में, राइट। जैसे कि अगर कोई मेंबर वॉलंटरी गिव अप करते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को, तो उस चीज के लिए जो है वो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही कि अगर मेंबर अगर किसी पर्टिकुलर बिल है उस पर अगर वोट देना नहीं चाह रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन के विरुद्ध जा रहे हैं, तो उस बीच उनको डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए। बट हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन उसी केस में होना चाहिए अगर वो पर्टिकुलर बिल वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का हो या फिर नो कॉन्फिडेंस का हो, राइट। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है जिस समय पर सरकार जो है वो वाकई में डेंजर में है, तो उस बीच जो है अगर कोई मेंबर वोटिंग से एब्स्ट्रेन करते हैं यानी कि वोटिंग नहीं देते हैं, तब फिर उनको जो है वो डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, वरना दूसरे बिल्स में जो है वो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये चीज यहां पर बताई गई थी। इसके अलावा लॉ कमीशन की 170th रिपोर्ट जो है उसमें यह भी कहा गया कि जो स्प्लिट होती है या फिर मर्जर होते हैं पॉलिटिकल पार्टी, तो जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि जो एग्जेम्पशन दिया हुआ है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर मर्ज करती है, एक होती है या अलग होती है, तो उस बीच कहा गया कि इस प्रोविजन को हटा दिया जाए। लॉ कमीशन ने कहा कि इस प्रोविजन को हटा दो, राइट, इस एग्जेम्पशन को हटा दो। साथ ही साथ प्री पोल इलेक्टोरल फंड्स जो होते हैं, अब ये प्री पोल इलेक्टोरल फंड्स क्या होते हैं, देखो गाइस, ये क्या होता है, आप जानते हैं कि कोलिशन एक हम देखते हैं कि सरकार जो है वो उसका कोलिशन होता है। जब एक पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाती, फिर वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है वो मर्ज करने के बाद, कोलिशन करने के बाद सरकार बनाती है। तो ये सरकार बनाने वाला जो सिनेरियो होता है कोलिशन का, वो कब होता है, इलेक्शन के बाद होता है। बट क्या होता है कि प्री पोल इलेक्टोरल फ्रंट्स जो होते हैं वो इलेक्शन से पहले होते हैं, कि इलेक्शन से पहले जब पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार की स्ट्रेटेजी बना रही है, राइट, कोलिशन की बारे में सोच रही है पहले से, तब उस चीज को भी जो है वो ट्रीट किया जाए एज अ एंटी डिफेक्शन के तौर पर। तो ये वाली चीज भी यहां पर बताई गई इनके रिकमेंडेशन के आधार पर। और पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको लिमिट कर देना चाहिए अपने विप्स को इशू करने के लिए, राइट। विप्स तभी इशू होने चाहिए जब सरकार डेंजर में हो। इसके अलावा विप क्या होता है इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। तो देखो, इंडिया के अंदर जो विप का कंसेप्ट है, सबसे पहली चीज तो ये आप याद रखिएगा कि ब्रिटेन से हम लोगों ने लिया है विप का कंसेप्ट। और इसमें क्या होता है कि हर एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसके पास एक विप होता है। विप एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि पार्टी के डिसिप्लिन और बिहेवियर, यानी कि पार्टी के मेंबर्स का बिहेवियर किस प्रकार से होगा हाउस में, फ्लोर में, राइट, तो उसको देखता है। तो पार्टी के अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए ये विप हम लोग को नजर आता है, और विप ही जो है वो पूरे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को डायरेक्शंस देता है। तो अगर विप डायरेक्शन दे रहा है पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को कि इस बिल को जो है वो आपको पास कराना है या नहीं कराना है, तो वो जो पूरे डायरेक्शंस देते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि विप का डायरेक्शन जो है वो तभी एंटी डिफेक्शन के सिनेरियो में लाया जाए जब कोई इंपॉर्टेंट बिल हो या इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जिसमें सरकार खतरे में हो, डेंजर में हो, वरना नहीं लाया जाए। तो ये चीज भी यहां पर बताई जा रही है, राइट। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डिसीजन ये है कि इन्होंने कहा है कि जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर जो है वो फाइनल डिसीजन लें 10th शेड्यूल का। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हाउस के प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो है वो डिसीजन लेते हैं, बट यहां पर कहा गया इलेक्शन कमीशन ने कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट लें या फिर गवर्नर लें। और जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट और गवर्नर ये डिसीजन ले रहे हैं, तो उनका जो डिसीजन होना चाहिए वो इलेक्शन कमीशन की एडवाइस का बाइंडिंग होना चाहिए, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो एडवाइस देगी उसी के तहत जो है ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट या गवर्नर जो है वो अपना डिसीजन लें, राइट, एंटी डिफेक्शन का। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में बस आपको बेसिक एक आइडिया और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि एक मेंबर है इंडिया के पहले एमपी जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया है लोकसभा से, और अब ये मिजोरम के एमएलए की पद से, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के पद से भी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। मिजोरम असेंबली के जो स्पीकर हैं उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया है जोराम पीपल्स मूवमेंट एमएलए। जोराम पीपल्स मूवमेंट बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसके जो एमएलए हैं लाल दुहोमा, तो इनको डिस्क्वालीफाई किया है। और डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड ये है कि इन्होंने पहले अपने आप को
जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर ये खड़े हुए थे, यानी कि निर्दलीय खड़े हुए थे, और खड़े होने के बाद ये इलेक्शन जीत गए थे, और इलेक्शन जीतने के बाद इन्होंने एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को, यानी कि ये जो हम लोग को देखने को मिल रहा है जोराम पीपल्स मूवमेंट, इसको ज्वाइन कर लिया। तो इसीलिए इनको जो है वो डिस्क्वालीफाई किया गया। मैंने आपको क्या बताया था कि एक निर्दलीय कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को जीतने के बाद ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, और वो उसी ग्राउंड्स के आधार पर इनको डिस्क्वालीफाई किया गया। दैट्स व्हाई ये टॉपिक न्यूज में था। बट आपके लिए जो काम की चीज थी वो एंटी डिफेक्शन लॉ जानना था, जिसके बारे में अपन ने पूरी डिटेल में बात करी। सिर्फ इतनी ही चीज बस आपको ध्यान में रखनी है, इससे बाहर का और कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। गॉट इट? सो गाइस, पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। अब अपन पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ड्राई स्वैब डायरेक्ट आरटीपीसीआर मेथड की यहां पर बात हो रही है। तो क्या है ये, इसको समझते हैं। तो हमारी कंट्री के अंदर कोरोना वायरस टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अप्रूव किया है इस ड्राई स्वैब डायरेक्ट आरटीपीसीआर मेथड को। इसको डेवलप किया है CSIR, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के द्वारा। और पहले हम लोग कन्वेंशनल मेथड को समझेंगे कि कन्वेंशनल मेथड किस प्रकार से काम करता है, फिर हमें इस ड्राई मेथड के बारे में समझ में आएगा। तो कन्वेंशनल टेस्टिंग मेथड में क्या होता है कि जो हम लोग नेजल से या फिर हमारे गले से जो सैंपल्स निकालते हैं, राइट, तो वो जो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं उन सैंपल्स को लिक्विड में प्लेस किया जाता है, राइट, एक लिक्विड के अंदर रखा जाता है उन सैंपल को। इसको वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम कहा जाता है, और लीकेज वगैरह को अवॉइड करने के लिए इसको मतलब टाइटली पैक कर दिया जाता है जिससे कि ये लिक्विड गिरे ना। और इस मेथड में ये काफी सिंपल वेरिएशन हम लोग को नजर आता है, देखने को मिलता है गोल्ड स्टैंडर्ड आरटीपीसीआर मेथड का। सिंपल वेरिएशन है इसमें, जो भी यानी कि सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं वो ड्राई स्टेट में होते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि सैंपल जो है वो यहाँ पर कलेक्ट करके कहाँ पे रखा जाता है, लिक्विड में रखा जाता है, बट यहाँ पर ड्राई में ही सैंपल हम लोग को देखने को मिलता है। इससे फायदा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो काफी आसान हो जाता है, राइट, इजी तरीके से आप जो है वो सैंपल्स को हैंडल कर सकते हो, और इसके गिरने का और इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के चांसेस जो होते हैं वो काफी कम होते हैं। इस मेथड के अंदर क्या होता है गाइस कि सैंपल में से आरएनए को जो आइसोलेट किया जाता है, मतलब जनरली हम लोग जो देखते हैं कि आरएनए में से, सैंपल में से आरएनए को जो निकालना है तो उस स्टेप को हटा दिया जाता है, ऑमिट कर दिया जाता है, राइट, कि उस स्टेप को नहीं करते हैं। सिर्फ सिंपल प्रोसेसिंग होती है जहां पर सैंपल लेने के बाद डायरेक्टली आरटीपीसीआर का उपयोग कर दिया जाता है किट के अंदर। तो इसमें आरएनए को निकाला नहीं जाता, क्योंकि आरएनए को जब निकाला जाता है तो उसके लिए उसको लिक्विड में रखना होता है, कुछ उसका जो है वो सोल्यूशन वगैरह होता है। तो इसलिए लिक्विड को अवॉइड करने के लिए डायरेक्ट आरटीपीसीआर टेस्ट होगा सैंपल लेने के बाद। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि काफी सस्ता पड़ेगा, ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा, इसमें नई किट्स की कोई रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं होगी, साथ ही साथ अलग से ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं होगी, और टेस्टिंग जो है वो हमारी कंट्री के अंदर ज्यादा होने लगेगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक जनरल जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में। करेंगे जापान के हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट के बारे में। तो देखिए, अगर बाय चांस क्वेश्चन आता है कि हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट किसका है, तो याद रखिएगा जापान का है, और अभी ये धरती पर आने वाला है। ये बताया जा रहा है कि 6 दिसंबर को लैंड करेगा सदर्न ऑस्ट्रेलिया पे, और ये सैंपल्स लेकर आ रहा है एस्टेरॉइड ryugyu के। तो याद रखिएगा, हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट गया था 2014 में धरती से, राइट, और जाने के बाद जो है इसने ryugyu नाम के एक एस्टेरॉइड पर लैंड किया था और वहां पर रिसर्च कंडक्ट करी थी, और अब ये ryugyu एस्टेरॉइड से सैंपल्स, उसकी मिट्टी जो है इसने कलेक्ट करी है और ये वापस नीचे धरती पर लेकर आ रहा है। और साइंटिस्ट रिसर्चर जो है वो इसकी मिट्टी को जो है वो जांच करेंगे और देखेंगे कि ये सोलार सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ, किस प्रकार से ये पूरा सोलार सिस्टम बना है। तो इस पर जो है वो पूरी जांच जो है वो की जाएगी। और हायाबुसा सेकंड प्रोजेक्ट की बात करेंगे, तो जैसा मैंने भी आपको बताया कि एस्टेरॉइड सैंपल रिटर्न मिशन है ये बेसिकली ryugyu नाम के एक एस्टेरॉइड के पास गया था और वहां पर जाकर इसने सैंपल कलेक्ट किया है और अब ये वापस आ रहा है। ये 2014 में लॉन्च किया गया था और 3 दिसंबर 2014 में, और ryugyu में ये पहुंचा था 27 जून 2018 को, वहां पे रिसर्च करके और उसके बाद फिर सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करके ये वापस आया है। और अब बताया जा रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया के पास जो है वो गिरेगा 6 दिसंबर को। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और ये मल्टीपल साइंस पेलोड के साथ ये गया था, यानी कि इसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि रिमोट सेंसिंग, सैंपलिंग, और 4 स्मॉल छोटे छोटे रोवर्स थे जो कि इस एस्टेरॉइड पर चलकर पूरे एस्टेरॉइड की जांच करने के लिए गए थे, कि एस्टेरॉइड के कुछ बेसिकली एरिया की जांच करने के लिए गए थे, और वहां से फिर इसने सैंपल कलेक्ट किए और वापस आ रही है। इवन एस्टेरॉइड जो था ये ryugyu, इसका एनवायरमेंट कैसा था उसकी भी जांच की, और बहुत सारी जांच जो है वो यहाँ पर कंडक्ट की गई थी।
और साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव इस हायाबूसा 2 मिशन के टू फोल्ड हम लोग को नजर आते हैं। दो प्रकार के इसके ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो एस्टेरॉइड की इन्होंने प्रॉपर तरीके से जांच करी थी, रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन किया था, जहां पर मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरास थे, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर था, थर्मल इंफ्रारेड इमेजर्स थे, लेजर ऑल्टीमीटर यहां पर मौजूद था और माइक्रोस्कोपिक स्केल पर यह पूरी जांच की गई। यानी कि पूरे एस्टेरॉइड की बहुत बेहतर तरीके से जांच की गई थी। वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइसेस जो है वो इसमें गया था स्पेसक्राफ्ट में और जांच कंडक्ट हुई थी। और उसके बाद अब ये सैंपल जो है वो वापस लेकर आ रहे हैं और सैंपल जब ये वापस लेकर आएगा तो हमारे साइंटिस्ट रिसर्चर्स इस धरती के वो इसकी जांच करेंगे। यानी कि जापान के साइंटिस्ट रिसर्चर्स जांच करेंगे, क्योंकि जापान का ये बेसिकली मिशन था। जापान स्पेस एजेंसी जाक्सा का ये मिशन हम लोग को देखने को मिला था, राइट। और इसकी महत्व, इस मिशन का महत्व क्या है, तो ryukyu एक सी टाइप का एस्ट्रॉइड है। और सी टाइप का एस्ट्रॉइड यानी कि सोलर सिस्टम पे जो स्टार्टिंग के जो डेज थे, अर्ली डेज थे, तो उसी की ही यानी कि उसी का ही ये मतलब पार्ट अभी एट प्रेजेंट हम लोग को नजर आता है, देखने को मिलता है। यानी कि साइंटिस्ट रिसर्चर का मानना है कि अगर इस सी टाइप के एस्ट्रॉइड्स की जांच की जाएगी तो पता लग जाएगा कि स्टार्टिंग में इस पूरे ब्रह्मांड का ओरिजिन कैसे हुआ, सोलर सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ, इसके बारे में एक अच्छी जानकारी मिल सकेगी। प्लस साथ ही साथ ये लाइफ जो है, कहा जाता है कि जो धरती पर जो हमें जीवन देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं उसके ट्रेसेस कि ये धरती पर लाइफ जो है वो कैसे उत्पन्न हुई है, उसके ट्रेसेस इस एस्ट्रॉइड से पता लगेंगे। यानी कि मिलेंगे, उसकी कुछ जांच वगैरह करेंगे तो उसके थ्रू पता लगेगा इसके बारे में। तो ये कुछ स्टडी के लिए जो है ये चीज हम लोग को देखने को मिलेगी आने वाले समय में। और फिर देखते हैं जब स्टडी कंडक्ट होगी तो उसके बारे में अपन बात करेंगे जब इसकी रिपोर्ट वगैरह सामने आएगी। अभी के लिए सिंपल सी बात, इस जाक्सा के यानी कि जापान स्पेस एजेंसी के इस हायाबूसा 2 मिशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। सिंपल सी जो मैंने भी आपको बताया इतना। बाकी जब ये आएगा तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बताया जा रहा है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पहला इंटरनेशनल TX2 अवार्ड जो है वो मिला है, तो इस पर अपन बात करेंगे। बट बिफोर दैट फटाक से वीडियो पॉज करो और नीचे कमेंट बॉक्स पर जरा लिखकर बताओ कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहां पर लोकेटेड है। देखते हैं किसको पता है। तो देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही लिखा होगा। उत्तर प्रदेश में ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व हम लोग को देखने को मिलता है। ये पहला इंटरनेशनल अवार्ड पाने वाला ये टाइगर रिजर्व बताया जा रहा है। TX2 का पहला इसको अवार्ड मिला है। 13 जो टाइगर रेंजिंग कंट्रीज हैं उनमें ये अवार्ड मिला है। TX2 का अवार्ड मिलने का मतलब है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर टाइगर की जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसने टाइगर की संख्या को डबल कर लिया है टाइम से पहले। जो टारगेटेड जो टाइम था उससे पहले ही टाइगर की संख्या को यहां पर डबल कर दिया गया। यानी कि टाइगर कंजर्वेशन में और उसकी संख्या को डबल करने में पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। 2014 में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के आधार पर एस्टिमेट किया गया था कि 25 टाइगर्स हम लोग को पीलीभीत में देखने को मिले थे और 2018 में ये देखने को मिला है कि टाइगर 25 से बढ़कर 65 हो गए, 65 हो गए। तो डबल हो गए हैं टाइगर की संख्या, राइट। तो ये चीज हम लोग को बताई। टी इंटू टू या फिर TX2 का मतलब है टाइगर की संख्या को डबल करना। ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव था, इसके बारे में भी अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। तो सिंपल सी बात ध्यान में रखना कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में टाइगर की संख्या डबल हो गई है। जो इंटरनेशनल टारगेट था उसको अचीव कर लिया है समय से पहले ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने। और कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2020 ये किसको गया है, ट्रांस बाउंड्री मानस कंजर्वेशन एरिया को, जो कि इंडिया और भूटान की बाउंड्री पे हम लोग को देखने को मिलता है, बॉर्डर पर हम लोग को देखने को मिलता है। इसको TX2 कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो 2020 का मिला है। ट्रांस बाउंड्री मानस कंजर्वेशन एरिया की बात करें अपन या ट्रा MCA की बात करें तो इसमें 500 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो मानस नेशनल पार्क का हम लोग को देखने को मिलता है। मानस नेशनल पार्क कहां पर है, आसाम में है। तो देखिए, कभी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क से रिलेटेड कोई टॉपिक आते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि ये फलाना नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, मानस नेशनल पार्क असम में है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। और 500 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है मानस नेशनल पार्क असम का, और 1057 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है रॉयल मानस नेशनल पार्क जो कि भूटान का है। तो यार चीज भी याद रखना कि रॉयल मानस नेशनल पार्क कहां का है, भूटान का है। तो ये जो पूरा एरिया है ये मिलाकर ट्रांस बाउंड्री मानस कंजर्वेशन एरिया कहलाता है, राइट। तो इस क्षेत्र पर टाइगर्स हम लोग को नजर आते हैं, देखने को मिलते हैं। तो उनके कंजर्वेशन के लिए इस क्षेत्र को जो है वो 2020 का कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो मिला है। अब TX2 की बात करें तो ये ग्लोबल अवार्ड हम लोग को नजर आता है। ये सेटअप किया गया था 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में, राइट, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो कि काम करती है टाइगर के कंजर्वेशन के लिए, टाइगर प्रोटेक्शन के लिए, टाइगर को संरक्षित करने के लिए। जैसे कि
टाइगर प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाता है WWF के द्वारा, UNDP के द्वारा, IUCN के द्वारा, ग्लोबल टाइगर फंड के द्वारा, CATS के द्वारा और लायंस शेयर के द्वारा। तो वैसे ही एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टाइगर को बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए काम करती है। और इंडिया के अंदर किस प्रकार से कंजर्व किया जा रहा है, प्रोटेक्शन दी जा रही है, संरक्षण दी जा रही है टाइगर्स को, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसने लॉन्च किया था एम स्ट्राइप्स यानी कि मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये एक मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि फॉरेस्ट गार्ड को प्रोवाइड किया जाता है फॉरेस्ट के अंदर जो रहने वाले जो टाइगर्स हैं उनकी मॉनिटरिंग पर्पस के लिए, राइट। और सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट जो हम लोग को देखने को मिली थी 2010 में, तो उसमें 13 कंट्रीज जहां पर टाइगर्स हम लोग को नजर आते हैं, तो उन कंट्रीज ने मिलकर कोशिश करी थी कि टाइगर्स की संख्या को जो है वो, और टारगेट किया था कि टाइगर की संख्या को डबल करना है, राइट। तो ये 2010 में ये समिट हुई थी जिसमें टारगेट था कि टाइगर की संख्या को जस्ट डबल करना है। तो उससे पहले ही, यानी कि टारगेट अचीव होने से पहले ही पीलीभीत के अंदर टाइगर की संख्या डबल हो गई है। पहले 25 थी और अब वो 65 हम लोग को 2018 में देखने को मिली है। इसके अलावा ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव GTI प्रोग्राम की बात करें तो ये प्रोग्राम किसका है, वर्ल्ड बैंक का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत पूरे दुनिया भर के जो ग्लोबल लीडर्स हैं, पार्टनर्स हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं, उनको साथ में लाया गया और टारगेट किया गया टाइगर एजेंडा को स्ट्रेंथन करने के लिए, यानी कि मजबूत बनाने के लिए टाइगर एजेंडा को, कि टाइगर को कंजर्व करना है, उनको प्रोटेक्शन देनी है। और बीते कुछ सालों में हम लोग को देखने को मिला कि ये इनिशिएटिव जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया, यानी कि इसका एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर अब ये हम लोग को देखने को मिला, एक सेपरेट यूनिट, सेपरेट एंटिटी के तौर पर ये बनकर उभर कर आ गया, राइट। और ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल के तौर पर ये बन गया और इसकी 2 ब्रांचेस, 2 आर्म्स इसकी हमें देखने को मिलती है, ग्लोबल टाइगर फोरम और ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। तो इसके आधार पर पूरे टाइगर कंजर्वेशन की प्रैक्टिस हम लोग को इंटरनेशनल लेवल पर देखने को मिलती है। और इंडिया का जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब का है, वो 1973 का है, राइट। और आज की रेट में 50 से ज्यादा टाइगर रिजर्व हम लोग को नजर आते हैं जहां पर टाइगर को संरक्षण दी जाती है, प्रोटेक्शन दी जाती है, और ऑलमोस्ट 2.2% हमारी कंट्री का ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो ये टाइगर रिजर्व का हम लोग को नजर आता है, देखने को मिलता है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में आपको एक जानकारी, एक आइडिया होना चाहिए। गाइस, अब एक रिपोर्ट के थ्रू पता लग रहा है कि इंडिया के अंदर फिस्कल डेफिसिट 120% हो गया है। एनुअल बजट का 120% फिस्कल डेफिसिट हम लोग को नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब आप लोग समझते ही हैं, इसकी डेफिनेशन आप लोग को ऑलरेडी पता ही है कि जिस समय सरकार जो है जब ज्यादा खर्चा करती है, सरकार का रेवेन्यू और खर्चा, तो रेवेन्यू कम आता है, इनकम कम आती है और खर्चा, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन को फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। और यूनियन गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट जो है वो और भी ज्यादा वाइड होने वाला है, 9.53 लाख करोड़ रुपीस का ये नजर आ रहा है, या फिर क्लोज टू एनुअल बजट का 120% बताया जा रहा है। और एस्टिमेशन ये बताया जा रहा है कि जो अक्टूबर का जो एंड है उसका ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अक्टूबर के एंड तक ये स्थिति हम लोग को इस प्रकार की नजर आई, जहां पर सरकार का एक्सपेंडिचर, खर्चा बहुत ज्यादा था। और खर्चा बहुत ज्यादा होने की वजह आप ऑलरेडी जानते ही हैं कि एक तो रेवेन्यू हुई नहीं, इनकम जनरेट नहीं हो पाई लॉकडाउन के चलते, कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन हुआ था तो उसके चलते बिजनेस एक्टिविटी बंद थी, रेवेन्यू वगैरह जनरेट नहीं हो पाई। तो पुअर रेवेन्यू के कारण ही, पुअर इनकम के कारण ही ये स्थिति हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिल रही है, जहां पर फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है। तो बात करते हैं कि अगर फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में क्या हम लोग को नजर आता है, देखने को मिलता है। तो जब फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि पैसा जो है वो मार्केट में काफी कम है, राइट। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बिजनेस के लिए, बोरो करने के पर्पस के लिए, यानी कि पैसा उधार लेने के लिए मार्केट में पैसा कम है। और अगर पैसा मार्केट में कम है उधार लेने के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है डिमांड और सप्लाई होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये समझो कि बैंक के अंदर पैसा कम रखा है, राइट। बैंक के अंदर पैसा कम है बट लोन्स लेने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो हमने क्या देखा, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो उस बीच इंटरेस्ट रेट जो होता है वो ऑटोमेटिकली हाई होता है। तो जिस समय हाई फिस्कल डेफिसिट में जब हाई इंटरेस्ट रेट भी साथ ही साथ नजर आता है, तो उस बीच जो प्रयास होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करने के, वो पूरी तरह से जो है वो नहीं हो पाते हैं, यानी कि कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। जो टारगेट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है कि इंटरेस्ट रेट कम किया जाए जिससे कि लोगों को लोन्स वगैरह मिल पाए, तो वो फिर पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और जब जो कंडीशन डेवलपिंग कंट्री की इस प्रकार की देखने को मिलती है, तो उस बीच डेवलपिंग कंट्री के अंदर किस प्रकार का फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए। तो देखिए, डेवलपिंग कंट्री के अंदर हमें देखने को मिलता है कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो होते हैं वो वीक होते हैं, राइट। और सरकार जो होती है वो एक बेटर स्टेट में होती है इन्वेस्ट करने के लिए। और उसी समय हमें देखने को मिलता है कि डेवलप कंट्री के कंपैरिजन में फिस्कल डेफिसिट डेवलपिंग कंट्री में ज्यादा होता है, क्योंकि सरकार इन्वेस्ट करती है ना, प्राइवेट कंपनीज नहीं कर पा रही।
तो इसलिए सरकार जो है वो अपनी बिहाफ में करती है, और सरकार जब इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करती है सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वो बिना अपने रेवेन्यू का सोचे इन्वेस्टमेंट करती हैं। और इंडिया के अंदर FRBM एक्ट के तहत सजेशन दिया गया था कि इंडिया के अंदर फिस्कल डेफिसिट को जो है वो 3% से नीचे लेकर आना है, बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज पॉसिबल हो नहीं पा रही है। सरकार जो है वो इस चीज को अचीव नहीं कर पा रही है, और अभी स्थिति ऐसी है कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वाइड ही होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो काफी कम है। लॉकडाउन के चलते बहुत स्थिति खराब हुई थी और अभी भी स्टेबल नहीं हुई है चीजें, राइट। तो ये चीज है, तो जिसके बारे में बस आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए इस चीज के बारे में। हालांकि इसके बारे में ऑलरेडी अपन पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, अपन को पता ही है इस स्थिति के बारे में, बट कुछ फैक्ट्स फिगर्स जो है वो थोड़े से बस ध्यान में रखा करो, हल्के फुल्के, ज्यादा नहीं, क्योंकि फैक्ट फिगर ज्यादा आपसे नहीं पूछे जाते हैं। तो ये था अपना आज का लास्ट टॉपिक, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं, दिमाग में बैठ गए हैं, तो लाइक का बटन हिट किए हुए बिना मत जाइएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा लेक्चर को, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन पे भी हिट कीजिएगा। मंथली पेड PDF पैकेज अगर आपको चाहिए तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी। मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ इसकी फीस है। इस फीस में आपको डेली लेक्चर्स की PDF मिलती है, हैंडआउट्स मिलते हैं, वीकली कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है, रिवीजन के लिए आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड की जाती है, और कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर मेरे द्वारा आपको मिनिमम 150 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस्ड होते हैं, राइट। तो ये पूरी चीज जिसकी जो फीस है वो सिर्फ मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। ज्वाइन करने की पूरी प्रोसेस नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी, और यदि आपको कोई सैंपल देखना है कि किस प्रकार के मटेरियल्स मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ, तो वो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर वीडियो की लिंक है, उसके थ्रू आप देख सकते हैं। और फेसबुक पर अगर आप हैं तो आप मेरे नाम को सर्च करके मुझे ऐड कर सकते हैं, और ये मेरा नंबर है 9713282838, ये सेव कर लीजिए। यहाँ पर इस नंबर पर कॉल मत कीजिएगा, बस आप मुझे SMS के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको कुछ भी पूछना है फेसबुक पर मैसेज करके पूछ लीजिए, या इन नंबर पर पूछ लीजिए। आपकी जो भी क्वेरी होगी उससे रिलेटेड मैं आपको विदिन 24 आवर्स रिप्लाई कर दूंगा, राइट। और अपना टेलीग्राम का भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर चैनल की और ग्रुप की दोनों की लिंक आपको मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अब अपन मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।